जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने सिलेबस लॉन्च कर दिया है किसका, इकोनॉमिक्स का। तो वही सिलेबस की आज ये जो है हमारी फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट। जो हमारा सिलेबस आप सामने रख लीजिएगा, उस सिलेबस का जो पहला अध्याय था हमारा था राष्ट्रीय आय और उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट कहेंगे, राष्ट्रीय आय और उत्पाद। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था क्या है। तो जैसे आप अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। तो यहाँ देखिए ये भौगोलिक क्षेत्र है। तो भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि हम बताते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। भौगोलिक क्षेत्र ये है भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है जैसे आप एमपी में रहते हैं या फिर भारत में रहते हैं या फिर विश्व में कहीं भी रहते हैं, जो भी क्षेत्र है आपका, मतलब जहाँ आप रहते हो वो एक क्षेत्र कहलाता है। और जैसे आपका जो घर है वो आपके अंदर आ गया ना, भौगोलिक क्षेत्र हो गया। तो उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के भी एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे भारत का एक सीमा होती है, वैसे चीन का भी एक अलग सीमा होगा, पाकिस्तान का एक अलग सीमा होगा। अगर एमपी देखेंगे तो एमपी का एक अलग सीमा होगा। तो उसी प्रकार जिस पर मालिकाना हक होता है वो भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे आपकी जमीन जितनी होगी तो आपका उसमें मालिकाना हक होगा, तो आपको वो भौगोलिक क्षेत्र होगा। ठीक। फिर उसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, फिर जो आपकी मान लीजिए जो जमीन है उसमें कुछ आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे ना, जिससे कुछ पैसा आता होगा। और यानी वस्तुओं और उत्पादों सेवाओं का जो उत्पादन होता होगा, जैसे आपके यहाँ खेती होती है तो फसलों का उत्पादन होता होगा। आप कुछ काम करते हैं तो सेवाओं का उत्पादन होता होगा। फिर आप जो लोग हैं अपने परिवार में बांटते होंगे, जैसे खेती से कुछ उगाएं, उससे कुछ पैसा पाएं, तो वो सभी परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को बांटते हैं। तो ये हो गया लोगों में वितरण। और ताकि बांटते क्यों है, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके, इसलिए तो हम बांटते हैं। तो अर्थव्यवस्था उसी तरह है कि यानी कि एक अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। ये हमारा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो जैसे एक डायग्राम ये हुआ हमारा, मान लो ये जो होता है हमारा, मान लो ये भौगोलिक क्षेत्र, ये पूरा, थोड़ा सा रुक जाइए। तो जैसे ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये भौगोलिक क्षेत्र की बाउंड्री है। अर्थ मतलब कि जैसे किसी देश की सीमा हो गई, तो वैसे ही आर्थिक संसाधनों की एक बाउंड्री है। तो इसे हम भौगोलिक क्षेत्र कहेंगे, किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो उसमें इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितने भी संसाधन होंगे उनसे हम जितने भी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करेंगे। ठीक। देखो जितने भी संसाधन होंगे, संसाधन का मतलब क्या होगी, भूमि हो गई, लैंड, मशीन से तो समझते हो मैन पावर, यानी कि मानव की जो पूंजी होती है, जो मानव की शक्ति होती है उसे मैन पावर कहेंगे। तो जितने भी संसाधन होंगे उनसे हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे। ठीक। वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे और फिर उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद हम उनका वितरण करेंगे। और उनका वितरण कहाँ करेंगे, उनका वितरण हम लोगों में करेंगे। और लोगों में क्यों करेंगे, ताकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और उनका कल्याण हो सके। यानी कि लोक कल्याण के लिए हम जो संसाधन है, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका वितरण करेंगे। यही उद्देश्य यही परिभाषा डिफाइन करता है हमारा अर्थव्यवस्था। तो हम इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अब आप अगली हेडिंग लगाइएगा जिसका नाम है, अब देखो अर्थव्यवस्था तो अकेले ना होगी ना, तो अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार हैं।
तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार में आता है माइक्रो और माइक्रो। ये है माइक्रो और यह माइक्रो। तो देखो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो जिसमें आई लिखा है, और माइक्रो में क्या होता है, ए लिखा है। तो देखो बड़ा ए है माँ, और इसमें मी, इसमें छोटा है, तो ये मतलब छोटे का मतलब क्या होता है, इसमें समझ लीजिए कि एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब सिर्फ आप एक लोग का अध्ययन करेंगे, जिससे आपका जो क्षेत्र हुआ, जिसे आप अगर अपने जमीन पर खेती करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, क्योंकि हम सिर्फ आपकी जमीन पर खेती, आप अपनी जमीन पर खेती करते हैं तो हम सिर्फ आपका अध्ययन करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा। अगर आप पूरे गांव जो होता है सामूहिक रूप से खेती करता है, और पूरा जो गांव है वो सामूहिक रूप से खेती करता है, और उसका जो उपयोग है वो एक बड़े लेवल में होता है, तो वो इस पर आएगा। ठीक, और अगर आप सेवल सिंगल करते हैं तो इसमें आएगा। तो इसमें समझ लीजिए कि एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रो में जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। जैसे जीडीपी जो होगी, तो जीडीपी किसी एक व्यक्ति की थोड़ी होती है कि एक व्यक्ति की जीडीपी क्या है। तो जीडीपी अगर हम निकालेंगे तो पूरे किसके निकालेंगे, पूरे देश के निकालेंगे। जो रोजगार का सृजन होगा तो वो पूरे देश में रोजगार का सृजन होगा। मुद्रा स्फीति यानी कि जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, जो ये होगा तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा, या फिर पूरे देश लेवल पर होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पर होगा। तो इस पे हम जीडीपी, रोजगार और मुद्रास्फीति पढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, तो वो जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो इसी पर हम जो है इसी का अध्ययन करेंगे, ना कि इसका। तो जो आपकी क्लास होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की होगी, ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय और उत्पाद के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिससे हम जीडीपी कहेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद, देखो ग्रास मतलब होता है सकल, ठीक, और डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म हुआ हमारा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो जीडीपी का फुल फॉर्म हुआ। और इस पे आप प्रस्तावना लिखेंगे या फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो इसके बारे में क्या है, जीडीपी क्या है समझो। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग जीडीपी कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिखा देते हैं आपको, और फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो आप परिभाषा लिखिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। जिसे एक देश की, नोट्स भी बन जाएंगे आपकी, एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित एक वर्ष में, पहले आप एक वर्ष में लिख दीजिए, क्योंकि देखो उत्पादन तो बहुत हमेशा होता है। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी। अब देखिए अंतिम वस्तु का हम यहाँ क्यों लिखे हैं, हम आगे कंसेप्ट समझाएंगे कि अंतिम वस्तु क्यों लिखे हैं। अंतिम वस्तुओं और
सेवाओं के बाजार मूल्य जो है ना हमारा, बाजार मूल्य के साथ समग्र योग को भी कहते हैं। देखो, एक देश की घरेलू सीमा में किसमें होनी चाहिए, घरेलू सीमा में यानी घर के भीतर, और एक वर्ष में होनी चाहिए। देखो अब जब देश कोई बना है तो वो तो अभी बना नहीं कि एक वर्ष में, सिर्फ हम एक वर्ष की इसमें गणना करते हैं, कितने की, एक वर्ष की। उत्पादित सभी अंतिम, कब की, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। इसको आप इस तरह समझेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम समझाएंगे आपको, देखिए कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए एक देश है, ये एक देश है, ठीक, और ये एक विदेश है, ठीक। तो यहाँ से एक देश की घरेलू सीमा में, तो देखिए मान लीजिए भारत है, हमारा इंडिया है, तो ये जो है, ये भारत जो है, इसका ये जो है बॉर्डर, ये पूरा जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये बॉर्डर वाला एरिया, ठीक। और ये जो है, ये आप मान लो यूएसए, ये अमेरिका, ठीक, और ये अमेरिका का बॉर्डर है, ठीक, अमेरिका का बॉर्डर है। तो हमने अपनी परिभाषा में क्या लिखा कि, हमने परिभाषा में लिखा कि एक देश की, तो एक देश तो हमने बना लिया कि घरेलू सीमा में, तो घरेलू सीमा क्या है, तो घरेलू सीमा ये वाली बाउंड्री, ये, ठीक। और घरेलू सीमा में कितने में, एक वर्ष में, तो इसमें जितना भी एक वर्ष में उत्पादित किया होगा, कितने में, एक वर्ष में, ठीक। उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो बाजार मूल्य है उसके योग को जीडीपी कहेंगे। तो घरेलू सीमा समझ में आई कि घरेलू सीमा क्या है, तो घरेलू सीमा ये है हमारी, तो ये अंदर वाली चीज है, ये घरेलू सीमा। हमने आपको सिर्फ घरेलू सीमा समझाया है, यानी कि अब देखो, अब लेकिन जो भारत है, ठीक, तो घरेलू सीमा समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या है कि कुछ हमारे ऐसे जो होते हैं, उत्पाद होते हैं, समझिए जैसे ये यूएसए है ना, तो इसमें ये वाला एरिया जो होगा, और इसमें कुछ ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ठीक। तो अब देखिए, जैसे आप तो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि इसमें क्या है कि एक दूतावास होता है, एक जो दूतावास होता है, राइटिंग अच्छी नहीं है, सॉरी, एक दूतावास होता है हर देश में, हर देश का एक अपना अपना अलग अलग दूतावास होगा। जैसे यहाँ दूतावास है किसका, यूएसए का, ये किसका दूतावास है, यूएसए का दूतावास है, और ये किसका दूतावास है, इंडिया का दूतावास है। तो ये देखो, भारत की घरेलू सीमा में ये दूतावास शामिल नहीं होगा, लेकिन यूएसए की घरेलू सीमा में ये दूतावास शामिल नहीं होगा। यानी कि भारत की घरेलू सीमा में ये वाला दूतावास शामिल होगा, ये वाला जो दूतावास है भारत की घरेलू सीमा में शामिल होगा, लेकिन ये वाला जो दूतावास है ये इसकी घरेलू सीमा में शामिल होगा, कि ना कि भारत की घरेलू सीमा में। कुछ समझ में आया। तो मतलब कुछ क्षेत्र भारत के अंदर ही ऐसे होते हैं जो विदेशी क्षेत्र होते हैं, वो भारत की घरेलू सीमा में या फिर किसी भी देश की घरेलू सीमा में शामिल नहीं होते, क्योंकि उन पर शासन किसका चलता है, उनका शासन विदेश का चलता है। जैसे सैन्य अड्डे हो गए, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि भारत घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल नहीं होता। तो देखो, घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल नहीं होता, तो जैसे सैन्य अड्डे हो गए, सैन्य अड्डे,
तो सैन्य अड्डे किसके, तो जो सैन्य अड्डे होते हैं वो विदेशी वाले, विदेशी सैन्य अड्डे। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका एक सैन्य बेस भारत में बना दिया, तो ये जो भारत, जो अमेरिका का जो सैन्य बेस है भारत के क्षेत्र में तो है, मतलब कि आपको अगर फिजिकली देखेंगे तो भारत के क्षेत्र पर तो है, पर वहां भारत का कानून नहीं चलता, इसलिए वो भारत के क्षेत्र पर नहीं रहेगा। ठीक है, सैन्य अड्डे। दूसरा हुआ दूतावास, जो दूतावास होते हैं ना, वो दूतावास ये शामिल नहीं होंगे, भारत में ही शामिल होंगे। लेकिन सुनो, मेजर पॉइंट ये है कि देखो, जैसे अगर ये देखो, मेरे को हम समझा देते हैं अच्छे से एक बार। मेजर पॉइंट ये है कि अगर ये भारत का दूतावास है, मतलब ये इंडिया है हमारा, और ये अमेरिका है, ठीक। अगर यहाँ भारत का अमेरिका का सैन्य अड्डा होगा, तो यहाँ भी भारत का सैन्य अड्डा होगा। अगर यहाँ अमेरिका का दूतावास होगा, तो यहाँ भारत का भी दूतावास होगा। अगर यहाँ अमेरिका का कोई और क्षेत्र होगा, तो यहाँ भी भारत का कोई और क्षेत्र होगा। होगा या ना होगा? तो भारत की घरेलू सीमा तो ये हो गई हमारी, भारत की जो घरेलू सीमा है तो वो तो ये हो गई, ये वाली, ये अमेरिका की, ये अमेरिका की, और ये इंडिया की घरेलू सीमा हो गई, ठीक। लेकिन ये अमेरिका की है, ये अमेरिका की है, और ये अमेरिका का, तो ये भी इंडिया का शामिल होगा, ये इंडिया का शामिल होगा, और ये इंडिया का शामिल होगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए? चलो ठीक है, ठीक है। तो मेजर पॉइंट ये है कि घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल नहीं होता, तो विदेशी सैन्य अड्डे घरेलू सीमा में शामिल नहीं होता, दूतावास घरेलू सीमा में शामिल नहीं होता, या फिर कुछ और विदेशी, विदेशों के कुछ और स्थान जो होते हैं वो शामिल नहीं होते, ठीक। तो अभी हमने समझाया केवल आपको घरेलू सीमा। तो एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा समझ में आई किसे कहते हैं? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। तो देखिए, जीडीपी की अगर गणना करनी है, ठीक, जीडीपी की अगर गणना करनी है तो निम्न बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो निम्न बातें ध्यान में रखनी होगी। देखो, पहला कि जो गणना होगी उसी जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में, मतलब कि जो उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ है, ठीक, उसी की गणना होगी। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जो उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ है सिर्फ उसी की गणना होगी, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा। अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने का पीछे कारण पता क्या है? तो सिर्फ कारण ये है ताकि हम दोहरी गणना से बच सकें।
ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, इसलिए हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेंगे। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से तात्पर्य क्या है? तो इसका हम समझेंगे कि अंतिम वस्तुओं और सेवाएं होती क्या है। तो समझो कि जो अंतिम वस्तु, मान लो तुम कोई भी मतलब कि देखिए गेहूं को उदाहरण देते हैं। अगर हम गेहूं खरीदें, कितने रुपए खरीदें? मान लो गेहूं हमने 15 रुपए किलो खरीदा, ठीक। और फिर गेहूं को के बाद आटा बनता है। तो ये गेहूं के बाद जो आटा हुआ, ये हुआ 20 रुपए किलो, ठीक। और फिर इसके बाद इससे मान लो ब्रेड बना, या फिर बिस्किट बने, ब्रेड बना, और ये ब्रेड ब्रेड हुआ 25 रुपए। तो इसमें अगर हम टोटल गणना करें, टोटल जोड़ें तो कितना होता है, यानी कि इसको प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो यानी कि इसका कितना हुआ? तो देखो 15 और 20 कितना हुआ? 35। 20 10 30 5 35, 35 5 40, और 40 20 60। तो टोटल कितने रुपए हुए हमारे पास? 60 रुपए हुए। तो अब इसमें ये बताओ, तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि अंतिम वस्तु गेहूं है, आटा है, या ब्रेड है? ने यहाँ क्या 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 कहा कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों शामिल किया जाना चाहिए? ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। तो कैसे पता चलेगा कि अंतिम वस्तु गेहूं है, आटा है, या ब्रेड है? तो यहाँ से जो अंतिम वस्तु है उसका पता कैसे चले? पता कैसे चले? क्योंकि देखो गेहूं का उपयोग तो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मान लो ये गेहूं तो प्रारंभिक अवस्था है, ठीक। लेकिन आटा जो है, या अगर हम इसको घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तो अंतिम हो जाती है ना, समझो। अगर आटा का अगर हम घर में इस्तेमाल करके, या फिर होटल, या फिर इसका रोटी बन जाएगी, या कुछ और चीज बन जाएगा, तो ये तो अंतिम रूप में उपयोगी हो गई ना। लेकिन अगर हम यही आटा से ब्रेड बना लें तो ये मध्यवर्ती उपयोग हो गई। तो हम जो है क्या कि अंतिम वस्तु की पहचान कैसे करें? आप डिफाइन लास्ट गुड्स, कैसे डिफाइन करें हम अंतिम वस्तुओं को? तो ये देखो गेहूं जो है ये शुरू वाली वस्तु हो गई, आटा जो हो गई अगर हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, या होटल रेस्टोरेंट या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाने के लिए अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये मध्यवर्ती अंतिम वस्तु के रूप में उपयोग हो गई। लेकिन अगर हम इसी को से ब्रेड बनाते हैं तो ये मध्यवर्ती के रूप में हो गई। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर अगर मान लो इसके जीडीपी गणना में हम 20 रुपए का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर जब हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर 25 का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यानी कि ये जो 20 रुपए है, यानी कि इसकी दोहरी गणना हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन अब मोटा मोटा मान लिया जाता है कि अंतिम वस्तु यही होगी, इसीलिए क्या किया जाता है खाद्य प्रसंस्करण के बाद, इसलिए जो हमारा जीडीपी होगी तो जीडीपी में इसी का गणना की जाएगी, और इसी को जीडीपी में मान लिया जाएगा, ठीक है, और इसी की गणना की जाएगी। ये हुई हमारी अंतिम वस्तु। लेकिन इसका उपयोग ये हो सकता है कि जैसे इसका एक सुझाव है हमारे पास, देखिए क्या है सुझाव। ये है कि जीडीपी की गणना में आप लिखिएगा, जीडीपी की गणना में वैल्यू अंतिम वस्तु की जगह
देखो जीडीपी की गणना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जगह, अंतिम वस्तुओं या सेवाओं की जगह यदि हम यदि हम अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर ये गए मूल्य संवर्धन सॉरी मूल्य संवर्धन इस तरह लिखे जाएंगे, मूल्य संवर्धन यानी कि इंग्लिश से आप लिखेंगे तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए जीडीपी की गणना में अंतिम वस्तुओं की जगह यदि हम अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए गए मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ सकते हैं तो हम जीडीपी की दोहरी गणना से बच सकते हैं। जीडीपी की या फिर सॉरी जीडीपी की नहीं, वस्तुओं की दोहरी गणना से बच सकते हैं। वस्तुओं की की गणना से बच सकते हैं। लेकिन अभी आपको मूल्य संवर्धन यानी कि जो वैल्यू एडिशन है वो समझ में ना आ रहा होगा कि वैल्यू एडिशन होता क्या। तो चलिए इसको हम भी समझाते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है। तो वैल्यू एडिशन के लिए देखो हम पिछले पेज में चलते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। मान लो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि देखो जो 15 रुपए है ये वैल्यू एडिशन के साथ ही बिक रहा है, ठीक, यहाँ से शुरू हुआ होगा ये मान लो, ठीक है। तो देखो अब ये 15 का गेहूं था, फिर 15 के बाद आटा कितने का हुआ, आटा 20 का हुआ, यानी कि कितना बढ़ा इसमें 5 रुपए बढ़े, ठीक। और फिर 20 से जो ब्रेड है वो कितने का हुआ 25 का हुआ, यानी कि इसमें भी 5 रुपए बढ़े, कितना बढ़ा इसमें 5 रुपए बढ़े। तो टोटल अब इनको जोड़ो कितना होता है, तो 15 5 20 और 20 5 25, ठीक। तो देखो जीडीपी हमारी सेम आई, उतनी आई 25 की 25, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ थी, 25 यहाँ भी आई और 25 यहाँ भी आई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने दोहरी गणना से बच गए, हम दोहरी गणना से जो है बच सके। जैसे देखो किसमें से हमने सिर्फ मूल संवर्धन यानी कि आटा बस पे जो 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा सिर्फ उसकी गणना की, ब्रेड जो 5 रुपए बढ़ा उसकी गणना की, यानी कि जो 20 रुपए यहाँ से लेकर आया था उसकी तो गणना नहीं की, और 15 रुपए जो यहाँ था उसकी गणना की। लेकिन इसमें जो होता है इसमें हमने 25 रुपए, यानी कि इसमें ये अंतिम वस्तु वाला है, ये देखिए ये अंतिम वस्तु वाला है, ठीक। और ये जो है ये वाला जो है ये मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन वाला, तो ये मूल्य संवर्धन वाला है और ये अंतिम वस्तु वाला। जीडीपी दोनों के सेम आई, ये भी 25 आई और ये भी 25 है,
तो ये इस प्रकार हमारी जीडीपी खत्म होती है और इस क्लास को हम यही विराम देते हैं और अगली क्लास इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अभी इसी चैप्टर का होगा।